गुड इवनिंग टू ऑल, दिस इज प्रीतिमा सिंह एंड वेलकम बैक टू पोल पाथ। आज अगेन हम एनसीईआरटी के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे और ये 12th की एनसीईआरटी के क्वेश्चंस अभी हम कर रहे हैं। बाकी जो एनसीईआरटी के क्वेश्चंस है आपको एनसीईआरटी की प्लेलिस्ट है उसमें मिल जाएंगे, वहां से आप फॉलो कर लीजिए। और इसके साथ साथ आप बिहार शिक्षक भर्ती और मैराथन प्लेलिस्ट, ये जो तीनों प्लेलिस्ट है आपके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्लेलिस्ट है। जो रिसेंट वीडियोज में दे रही हूँ ये बिहार शिक्षक भर्ती में जा रहे हैं और मैराथन पहले से ही लगी है, एनसीईआरटी की भी पहले से वहां पर प्लेलिस्ट लगी हुई है। इन सब के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे और आप चैनल पे विजिट करके भी ये प्लेलिस्ट ले सकते हैं। और भी प्लेलिस्ट हैं बट ये तीन अभी आपके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इन तीनों को आप फॉलो कीजिए। और इस एनसीईआरटी जो प्लेलिस्ट है इसमें 12th के क्वेश्चन आपको शायद नहीं मिलेंगे वहां पर, तो 12th की मैं एनसीईआरटी अभी कवर करा रही हूँ। तो ये अभी जो एनसीईआरटी दे रही हूँ ये बिहार शिक्षक भर्ती में ही लगा रहे हैं, तो ये तीनों ही प्लेलिस्ट आप चेक करते रहिए, आपके लिए इम्पोर्टेंट है। प्लस बताना चाहूंगी कि पोलपाथ के नाम से हमारा टेलीग्राम बना हुआ है, तो इस आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दिया गया है, अदरवाइज आप पोलपाथ के नाम से सर्च करके आप हमें यहाँ से भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो ये इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन थी जो आपको देनी जरूरी थी, जिससे कि आप कौन सी प्लेलिस्ट फॉलो करने हैं उसका नॉलेज आपको हो जाए। इसके साथ ही अब आज की क्लास शुरू करते हैं, यानी कि आज का पहला क्वेश्चन शुरू करेंगे। शुरू करने से पहले जितने भी लोग जुड़े हुए हैं सेशन को लाइक कर देंगे और अपने दोस्तों में शेयर कर देंगे, और यदि आप पहली बार चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब भी कर लेंगे। आज का हमारा क्वेश्चन है, फिलीपींस में जिस ऑस्ट्रेलियाई बहुराष्ट्रीय कंपनी के खिलाफ अभियान चलाया उसका नाम था। ऑप्शन में आपके सामने 4 ऑप्शन है, ऑस्ट्रेलियाई माइनिंग, यहाँ पर माइनिंग होगा, माइनिंग कंपनी, या फिर वेस्टर्न माइनिंग कंपनी, वेस्टर्न माइनिंग कॉरपोरेशन है। और सी कह रहा कि उपर्युक्त दोनों या फिर कोई नहीं। तो जिसके प्रति जो बहुराष्ट्रीय कंपनी थी इसके प्रति अभियान चलाया था फिलीपींस में, तो ये वेस्टर्न माइनिंग कॉरपोरेशन था। ऑप्शन भी यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। ये एक माइनिंग कंपनी थी जिसका विरोध फिलीपींस के लोग जो है कर रहे थे, और साथ में ये ऑस्ट्रेलियाई कंपनी थी, और जो इसके खुद के देश यानी कि ऑस्ट्रेलिया के जो देशवासी थे उन्होंने भी इसका जो है क्या विरोध किया था। नेक्स्ट देखेंगे, यहाँ पर भी ऑप्शन राइट है। और अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि दक्षिणी देशों के वन आंदोलन उत्तरी देशों के वन आंदोलन से एक खास अर्थ में भिन्न है। किस अर्थ में भिन्न है? दक्षिणी देशों के वन निर्जन है, निर्जन होगा, यहाँ पे लिख लेते हैं निर्जन है, जबकि उत्तरी गोलार्ध के जन विहीन है। तो ये एक कॉन्सेप्ट है कि जो दक्षिणी देशों के वन है ये निर्जन नहीं है, क्योंकि यहाँ वनों में भी जो दक्षिणी देशों की यानी कि जो दक्षिणी गोलार्ध में जो देश हैं इनके वनों में भी लोग रहते हैं, और जबकि जो उत्तरी गोलार्ध है इनके ये जो उत्तरी गोलार्ध के वन कैसे हैं? जनविहीन है, यानी कि यहाँ लोग नहीं रहते हैं। तो एक ये बड़ा डिफरेंस है। बी कह रहा है कि दक्षिणी देश मानते हैं कि लोग वन में भी रहते हैं, जबकि उत्तरी देशों में वन भूमि को निर्जन भूमि का दर्जा मिला है। जो उत्तरी गोलार्ध के देश हैं वहां पर वन भूमि को कैसे निर्जन भूमि का दर्जा मिला है, क्योंकि यहाँ लोग नहीं रहते हैं। जन का मतलब यहाँ लोगों से है। अब सी ऑप्शन कह रहा है कि केवल ए सही है और डी कह रहा है कि दोनों सही है। तो ये दोनों ही सेंटेंस आपके यहाँ पर सही है, ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। दोनों ही सेंटेंस यहाँ पर सही है। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि दक्षिणी गोलार्ध के देशों में विजनपन के अभियान चलाए गए। जो दक्षिणी गोलार्ध है इनके जन कैसे विजनपन, इनके जो वन है वहां क्या है विजनपन नहीं पाया जाता है, यानी कि जो वन है यहाँ पर लोग रहते हैं। तो लेकिन यहाँ पर विजनपन के अभियान चलाए गए, जो भी अभियान चलाए गए क्योंकि कुछ जरूरतें थी, किसी खास तरह के जो पशु थे पक्षी थे उनको बचाने के लिए ये अभियान चलाए गए थे। तो कौन कौन से चले थे? दक्षिणी गोलार्ध में विजनपन के अभियान चलाए गए, क्योंकि अगर उस एरिया को सिक्योर करके उस तरह जो वो पशु थे जिनकी हत्याएं हो रही थी, जिनकी प्रजातियां कम हो रही थी, तो उनको जो है वहां संरक्षण प्रदान करना था।
तो यहाँ पर है फिलीपींस में हरित संगठनों ने गरुड़ तथा अन्य शिकारी पक्षियों को विलुप्त होने से बचाने के लिए मुहिम चलाई। भारत में बंगाल टाइगर को बचाने की मुहिम चल रही है। सी कह रहा कि अफ्रीका में हाथी दांत के व्यापार और उनको मारने के विरुद्ध अभियान चला। और कुछ प्रसिद्ध संघर्ष ब्राजील और इंडोनेशिया के जंगलों में भी चले हैं। तो यहाँ ऑप्शन कितने सही हैं वो आपको बताने हैं। एक सही है, बी सही है या फिर सभी सही हैं। ऑप्शन डी यहाँ पर सभी सही है। इसी तरह के सेंटेंस आपके जो है उसमें आएंगे। एनसीईआरटी से यदि क्वेश्चन उठाए जा रहे हैं तो ऐसे ही सेंटेंसेस बीच बीच से उठा करके रखे जाएंगे। नेक्स्ट देखेंगे, निम्न में कौन से कथन सही हैं? दक्षिणी गोलार्ध, यहाँ गोलार्ध होगा, गोलार्ध के देशों में विजनपन की अवधारणा में स्वीकृति मिलना कठिन है। विजनपन यानी कि ऐसे वन जो जहां पर लोग न रहें, तो ऐसी अवधारणा दक्षिण गोलार्ध के देशों में मिलना जो है मुश्किल है। बी कह रहा इन देशों में सभी अभियान किसी खास प्रजाति को बचाने से संबंधित हैं। सी कह रहा इनमें से अनेक अभियानों की शुरुआत वित्तीय मदद वर्ल्ड वाइल्ड चाइल्ड फंड, वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड WWF जैसे संगठनों ने स्थानीय लोगों की मदद से की। डी कह रहा है सभी सही है और ई कह रहा है सिर्फ पहला और दूसरा यानी कि ए एवं बी सही है। तो जो जितने भी कथन हैं यहाँ पर सारे राइट हैं। दक्षिणी गोलार्ध में विजनपन की अवधारणा को स्वीकृत मिलना कठिन है, लेकिन कुछ खास प्रजाति को बचाने के लिए विजनपन के अभियान को यहाँ पर चलाया गया। जैसे कि ऊपर अभी हमने बात की है कि जो फिलीपींस में चलाया गया, इसको गरुड़ पक्षी इन सबको बचाने के लिए भारत में बंगाल टाइगर, अफ्रीका में हाथी दांत और ब्राजील और इंडोनेशिया में भी कुछ चलाए गए। तो खास प्रजाति को बचाने के लिए दक्षिण गोलार्ध में जो है विजनपन का अभियान चलाया गया, ताकि जंगल को और उस प्रजाति को लोगों से दूर रख करके संरक्षित करके उनके प्रवास के लिए, उनके रहने के लिए, उनके प्रजाति को बढ़ने के लिए एक सही एनवायरनमेंट दिया जा सके। सी भी जो इसमें कह रहा है कि WWF ने जो वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड है इसके द्वारा स्थानीय लोगों की मदद से ये अभियान शुरुआत किए हैं, तो वो भी सही है। यहाँ पर हो जाएगा सभी सही, ऑप्शन डी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, वनों को विजनपन का प्रतीक मानने का दृष्टिकोण ऑस्ट्रेलिया, स्कैंडिनेविया, उत्तरी अमेरिका, न्यूजीलैंड में हावी है। बी कह रहा अधिकांश यूरोपीय देशों के विपरीत इन इलाकों में अविकसित निर्जन वन क्षेत्र अपेक्षाकृत ज्यादा हैं। सी कह रहा कि सिर्फ ए सही, डी कह रहा कि दोनों सही हैं। तो यहाँ दोनों ही सही हैं। जो विजनपन का प्रतीक मानने का जो दृष्टिकोण है, वनों का विजनपन का प्रतीक मानते हैं, यानी कि वन में लोग रहेंगे ही नहीं, वन निर्जन रहेंगे, जनविहीन रहेंगे। ऐसा जो है दृष्टिकोण कहाँ का है? ऑस्ट्रेलिया, स्कैंडिनेविया और उत्तरी अमेरिका, न्यूजीलैंड में ये दृष्टिकोण जो है हावी है। ठीक है। और यहाँ जो अधिकांश यूरोपीय देशों के विपरीत इन इलाकों में अविकसित निर्जन वन क्षेत्र अपेक्षाकृत ज्यादा है। तो यहाँ पर दोनों सही हैं। नेक्स्ट देखेंगे, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड समेत ओशियाना, यहाँ पर यह होगा, ओशियाना क्षेत्र के बहुत से द्वीपीय देशों में किस वंश के मूलवासी रहते हैं? पालनेशिया, मेलनेशिया, माइक्रोनेशिया, एवं बी या फिर सभी। तो जो ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड समेत जो ओशियाना क्षेत्र है, इनके द्वीपों में जो मूल निवासी रहते हैं ये पालनेशिया भी रहते हैं, मेलनेशिया भी रहते हैं, माइक्रोनेशिया भी रहते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन ई सभी आपका राइट हो जाएगा। ये सारे क्वेश्चन आपके एनसीईआरटी से हैं, एक भी वर्ड बाहर से नहीं है और यहाँ से क्वेश्चन आपके बनते हैं। नेक्स्ट अगला देखेंगे, अपने मूल वास स्थान पर हक की दावेदारी में विश्व भर में मूलवासी कौन सा जुमला इस्तेमाल करते हैं? तो ऑप्शन है, हम यहाँ अनंत काल से रहते चले आ रहे हैं। बी कह रहा हम यहाँ सदियों से रहते आ रहे हैं। सी कह रहा है दोनों और डी कह रहा उपयुक्त कोई नहीं। तो ये जो जुमला इस्तेमाल करते हैं आदिवासी अपने हक को बताने के लिए, ये कहते हैं, इनका जुमला है कि हम यहाँ अनंत काल से रहते चले आ रहे हैं, ये इनका जुमला है। नेक्स्ट देखेंगे, मूलवासियों के निवास वाले स्थान है कौन कौन से हैं? मध्य और दक्षिण अमेरिका, अफ्रीका, दक्षिण पूर्व एशिया। सी कह रहा कि भारत, बी कह रहा बी एवं सी और ई कह रहा उपयुक्त सभी। तो यहाँ पर जो
मध्य और दक्षिण अमेरिका है, वहां पर भी है, अफ्रीका, दक्षिण पूर्व एशिया यहाँ पर भी है, भारत में भी है। तो ये उपर्युक्त सभी हो जाएंगे। जो मूल वासियों के मेन स्थान वाले निवास स्थान है ये यही है, यही क्षेत्र है। नेक्स्ट क्या कह रहा है कि विश्व का पहला बांध विरोधी आंदोलन कहाँ चला? उत्तरी अमेरिका में, ऑस्ट्रेलिया में, दक्षिण अफ्रीका में, या ए एवं बी? कहाँ पर चला है बांध विरोधी? तो ये चला था ऑस्ट्रेलिया में। ऑप्शन बी यहाँ पर राइट हो जाएगा। ये बी ऑप्शन ऑस्ट्रेलिया सही हो जाएगा। देखो, फ्रैंकलिन नदी और इसके जो परिवर्ती वन क्षेत्र थे, इनको जो नदी और वनों को बचाने के लिए ये आंदोलन चलाया गया था। ये वन और विजनपन की पैरोकारी करने वाला आंदोलन था और इसके साथ साथ में ये बांध विरोधी आंदोलन भी था। और ये 1980 के दशक कब चलाया जाता है? 1980 के जो दशक के शुरुआती और मध्यवर्ती वर्षों में चलाया गया था और ये विश्व का पहला जो है बांध विरोधी दक्षिणी गोलार्ध में होने वाला आंदोलन था। ठीक है, 1980 के शुरुआती और मध्यवर्ती वर्षों में चलाया गया था। शुरुआती और मध्यवर्ती वर्षों में चलाया गया था। ठीक है, ऑप्शन बी यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट क्या कह रहा है कि भारत में बांध विरोधी तथा पर्यावरण बचाओ के अन्य आंदोलन एक अर्थ में समान धर्मी है क्योंकि ये अहिंसा पर आधारित है, हिंसा पर आधारित है, और सी कह रहा है कि धर्म पर आधारित है, डी कह रहा है उपयुक्त कोई नहीं। तो देखो, जो भारत में बांध विरोधी और पर्यावरण बचाओ, ये जो दोनों प्रकार के आंदोलन हैं, ये समान धर्मी है क्योंकि ये दोनों ही जो है अहिंसा पर आधारित हैं। ये हिंसा नहीं करते हैं, ये नहीं करते हैं, अहिंसात्मक तरीके से ये अपना विरोध प्रदर्शन करते हैं। तो पर्यावरण और बांध विरोधी क्या है? समान धर्मी है। इनका धर्म जो है एक तरह के धर्म को फॉलो करते हैं, यानी कि अहिंसा को फॉलो करते हैं। नेक्स्ट देखेंगे। ये सभी इस तरह से जो क्वेश्चन उठाए जाते हैं ना, ऐसे उठाए जाते हैं, समझ नहीं आता कौन सा क्वेश्चन उठाया जाएगा, लेकिन इसी तरह बिटवीन द लाइन जाकर के वो क्वेश्चन उठाते हैं और आपको पता भी नहीं चलेगा कि ये वर्ड क्वेश्चन आ भी जाएगा, लेकिन वही वर्ड आकर के आपको देखने को मिल जाएगा पेपर में। तो जो ये क्वेश्चन मैं दे रही हूँ इनको बहुत ही ध्यानपूर्वक आप देखिए और 2-2 3-3 बार अगर आप सुन लेंगे स्पीड में डाल करके, छोटे-छोटे वीडियोस हैं, तो आपको सारा कुछ लर्न हो जाने वाला है। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि वैश्विक रणनीति में सबसे महत्वपूर्ण संसाधन क्या है? कोयला है, बिजली है, तेल है, उपर्युक्त सभी है। सीधा-सीधा आपके एनसीईआरटी में दिया गया है कि वैश्विक रणनीति में सबसे महत्वपूर्ण संसाधन तेल है। ठीक है, और ऐसे क्वेश्चन बनते हैं, फिर आप वहां कंफ्यूज हो जाएंगे क्या है। तो सबसे महत्वपूर्ण जो है तेल है और ऐसे क्वेश्चन आपके इस बार सिलेबस में एनसीईआरटी, एससीईआरटी का खास तौर पर जिक्र किया गया है। तो आप एनसीईआरटी को अच्छे से लेकर के चलें। क्या आयोग क्या करेगा, क्या देगा वो छोड़िए, लेकिन जो उसने साफ-साफ मेंशन कर दिया है तो उसको तो आप छोड़ ही नहीं सकते हैं ना, उसको नहीं छोड़ सकते हैं। तो एनसीईआरटी को अच्छे से करके चलिए आप। और ये जो मैं क्वेश्चन अभी दे रही हूँ, जो टॉपिक उठाती हूँ उसमें से कोई फैक्ट आपका छूटता नहीं है, इसलिए मैं क्या करती हूँ कि कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन डाल रही हूँ ताकि आपका कोई फैक्ट जो है, कोई कॉन्सेप्ट यहाँ से छूटे ही ना। इस तरह से ये क्वेश्चन फॉर्म किए जाते हैं। ये क्वेश्चन फॉर्म करने में मुझे पूरा-पूरा दिन लग जाता है, तब ये आपके सामने क्वेश्चन जो है आते हैं। तो काफ़ी अच्छे तरीके से मैं इनको बनाने की कोशिश कर रही हूँ ताकि आपका पूरा टॉपिक कवर हो जाए। नेक्स्ट देखेंगे कि क्या कह रहा है, विश्व में सबसे बड़ा तेल उत्पादक देश कौन है? इराक है, ईरान है, सऊदी अरब है, या कोई नहीं है? तो देखो, जो सबसे बड़ा ये तेल उत्पादक देश है, ये क्या है? इराक है। ऑप्शन यहाँ पर ए राइट हो जाएगा, इराक है। और दूसरे नंबर पे, सॉरी, इराक दूसरे नंबर पर है। ये आंसर नहीं होगा आपका, आंसर आपका होगा सऊदी अरब। सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। सऊदी अरब जो है सबसे बड़ा तेल उत्पादक देश कौन है? तो सऊदी अरब है। इराक क्या है? दूसरे नंबर पर है, ये दूसरे नंबर पर आता है। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे। यहाँ पर सी ऑप्शन सऊदी अरब सही हो रहा है, करेक्शन अगर मतलब कर दिया है, ध्यान से सुन लीजिए। इराक दूसरे नंबर पर है और ये पहले नंबर पर है, ये पहले नंबर पर है। नेक्स्ट देखेंगे। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि पश्चिम एशिया खासकर खाड़ी क्षेत्र के बारे में सही कथन चुनना है आपको। ये कह रहा है कि विश्व के कुल तेल उत्पादन का 30% मुहैया कराता है ये क्षेत्र की बात हो रही है ना, खाड़ी क्षेत्र की।
और पश्चिम एशिया की, खासकर खाड़ी क्षेत्रों की। बी कह रहा है इस क्षेत्र में विश्व के ज्ञात तेल भंडार 64% हिस्सा मौजूद है। तो इस क्षेत्र में कितना, जो ज्ञात तेल भंडार है उसका 64% जो है विश्व का 64% हिस्सा यहाँ पर मौजूद है, जो विश्व का ज्ञात तेल है। ऐसे तो जो अज्ञात है वो तो बहुत सारा है, लेकिन जो नॉलेज में है, हमारे संज्ञान में है, तो उसका 64% जो है हिस्सा यहाँ पर मौजूद है, पश्चिम एशिया यानी कि जो खाड़ी क्षेत्र हैं इनमें खास तौर पे। आगे क्या कह रहा है कि यही इकलौता क्षेत्र है जो तेल की मांग की खास बढ़ोतरी होने पर क्या कर सकता है, पूर्ति कर सकता है। और डी कह रहा है कि उपर्युक्त सभी है। तो जो जितने क्षेत्र सेंटेंस यहाँ पर दिए गए हैं ये पश्चिमी एशिया और खाड़ी क्षेत्र के बारे में राइट है, उपर्युक्त सभी सही हैं। ये 30% जो है मुहैया कराता है कुल तेल उत्पादन का, विश्व के कुल तेल उत्पादन का, और विश्व के कुल ज्ञात तेल भंडार का 64% हिस्सा यहाँ पर मौजूद है। और यही इकलौता क्षेत्र है जब बहुत ज्यादा बढ़ोतरी होती है, किसकी डिमांड होती, मांग होती है, तो ये पूर्ति कर पाता है। ऑप्शन डी यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे कि इराक में कितने तेल भंडार की संभावना है। इराक दूसरे नंबर पर है और इराक में कितने तेल भंडार की संभावना है, यानी कि जो नॉलेज में नहीं है, और तो उसकी संभावना कितनी है, 109 अरब बैरल की, या 112 अरब बैरल से कहीं ज्यादा, या फिर 99 अरब बैरल, या फिर 100 अरब बैरल से ज्यादा। तो जो इराक में कितने तेल भंडार की संभावना है, यानी कि पूरी तरह से नॉलेज में नहीं है, लेकिन वहां की जमीन, वहां के जो टाइप ऑफ जो एनवायरमेंट है उसको देखते हुए क्या है, 112 अरब बैरल से कहीं ज्यादा संभावना बन रही है इराक में तेल भंडार की। नेक्स्ट देखेंगे, फरात नदी पर बांध के निर्माण को लेकर किन देशों में ठनी। तुर्की सीरिया, तुर्की और सीरिया, तुर्की और इराक, तुर्की सीरिया इराक, या इराक सीरिया और अमेरिका, किन में ठनी थी। तो ये तुर्की, सीरिया और इराक, तीन ये जो देश थे, इनमें क्या हुआ था कि जो फरात नदी पर बांध निर्माण को लेकर के इन तीनों देशों में ठनाठनी रही। नेक्स्ट देखेंगे, जॉर्डन और यारमुक नदी के पानी का बहाव किसने मोड़ने की कोशिश की। जॉर्डन और यारमुक नदी की बात हो रही है। पानी से संबंधित क्वेश्चन जो है बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। ऑप्शन ए कह रहा है कि इजराइल, सीरिया, जॉर्डन, दूसरा कह रहा है कि जॉर्डन और सीरिया, तीसरा कह रहा है जॉर्डन और इजराइल, और डी कह रहा है कि उपर्युक्त सभी। तो जिन जिन लोगों ने ये जॉर्डन और यारमुक नदी का पानी बहाव मोड़ने की कोशिश की थी वो इजराइल, सीरिया और जॉर्डन थे। ऑप्शन यहाँ पर ए राइट हो जाएगा। क्वेश्चन क्या है कि मूल निवासियों के नेताओं के बीच संपर्क कब बढ़ा। 1960 में, 1970 में, 1980 में, या फिर 1990 में। तो ये जो 1970 था, 1970 के दशक में ये जो मूल निवासी थे, मूल निवासी के जो नेता होते हैं, जो लीडर होते हैं, जो इनके हितों के लिए अपनी आवाज उठाते हैं, इनके सभी जो विश्व के मूल निवासी थे, इनके बीच में संपर्क बढ़ता है। कब बढ़ा था, 1970 में। यहाँ लिख लीजिए विश्व के मूल निवासियों के नेताओं के बीच में संपर्क कब बढ़ा था, तो 1970 के दशक में बढ़ा था। और इससे क्या हुआ कि इनके साझे अनुभव और सरोकारों, यानी कि जो इनके हित है, इनको एक शक्ति मिली थी। ठीक है, ऑप्शन यहाँ पर जो है क्या हो जाएगा, बी राइट हो जाएगा। और इसी के बाद संयुक्त राष्ट्र संघ ने भी इनको पहचान दी थी। आगे उसके बारे में क्वेश्चन है, तो जो मेन पॉइंट है वो मैं लेकर के आई हूँ, और इससे बाहर अगर एनसीईआरटी क्वेश्चन जाते हैं तो मेरे क्वेश्चन से बाहर नहीं जाएगा। देखेंगे अगला, वर्ल्ड काउंसिल ऑफ इंडिजिनस पीपल का गठन कब हुआ। इंडिजिनस वही हो जाएगा, वो जो मूल निवासी की बात हम कर रहे हैं उसी को इंग्लिश में यहाँ दे दिया है, इंडिजिनस पीपल। ठीक है, तो कब हुआ इस काउंसिल का गठन, 1970 में, 75 में, या 1980 में, या 85 में। तो इसका जो है गठन हुआ था 1975 में हुआ था। देखो इसका गठन तो 1975 में होता है, लेकिन जो संयुक्त राष्ट्र संघ होता है, इसने जो है सबसे पहले इस परिषद को परामर्शदायी परिषद का दर्जा मिला। ठीक है, संयुक्त राष्ट्र संघ में। तो ये जो संयुक्त राष्ट्र संघ है, इसमें क्या है, इस परिषद को क्या है,
परामर्श परामर्शदायी परिषद का जो है दर्जा मिल गया। ठीक है, और उसके बाद क्या होता है कि इसके अतिरिक्त जो आदिवासियों से सरोकार रखने वाले जो स्वयंसेवी संगठन थे, उसमें से 10 बड़े थे, उनको भी यही दर्जा दे दिया गया है। तो इसके अतिरिक्त जो है 10 स्वयंसेवी संगठन जो कि आदिवासियों के सरोकार से संबंधित थे, यानी कि आदिवासी हितों से, ठीक है, आदिवासी हितों से थे, उनको भी क्या कर दिया था, यही परामर्श, यही दर्जा, स्वयंसेवी संगठन को भी ये दर्जा दे दिया, यानी कि परामर्शदायी परिषद का दर्जा इनको भी दे दिया। ठीक है, परामर्शदायी परिषद। तो ठीक है, ये क्वेश्चन आ सकता है कि ये जो है 1975 में इसका गठन होता है और परामर्शदायी परिषद का दर्जा इसको संयुक्त राष्ट्र संघ में मिलता है, और इसके बाद में 10 स्वयंसेवी संगठन जो आदिवासी हितों से क्या है, सरोकार रखते हैं, आदिवासी हितों से संबंधित हैं, ठीक है, संबंधित हैं, इनको क्या कर दिया, इनको भी परामर्शदायी परिषद का दर्जा दे दिया। नेक्स्ट देखेंगे, भारत में जो मूलवासी की स्थिति क्या है उसके बारे में यहाँ सारे सेंटेंस है, क्या सही क्या गलत है वो आपको देखना है। कुल जनसंख्या का 8% है, इनके लिए आदिवासी या अनुसूचित जनजाति शब्द का प्रयोग किया जाता है। सी कह रहा है कुछ घुमंतु जनजातियों को छोड़कर अधिकांश आदिवासी खेतों पर निर्भर है, यानी कि जीवन यापन के लिए खेती पर वो निर्भर हैं। डी कह रहा है सदियों से ये लोग जितनी बन पड़े उतनी जमीन पर खेती करते आ रहे थे, लेकिन ब्रितानी औपनिवेशिक शासन कायम होने के बाद से जनजातीय समुदायों का सामना बाहरी लोगों से हुआ। अब आपके पास जो है ऑप्शन में है क्या है, सिर्फ ए, बी एवं सी सही है, बी कह रहा है डी, सी सही है, सी कह रहा है बी, सी सही है, और डी कह रहा है कि सभी सही है। तो देखो जितने भी सेंटेंस हैं यहाँ आदिवासियों के बारे में सभी सही हैं, और इनको आप ध्यान से पढ़ लीजिए। भारत के संबंध में ये सारे सेंटेंस हैं। भारत में मूलवासी की स्थिति क्या है उसके बारे में बता रहा है ये क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट देखेंगे। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि निम्न कथन ध्यान से पढ़ें और सही गलत का चुनाव आपको करना है। क्या है कि विश्व राजनीति में मूलवासियों की आवाज विश्व बिरादरी में बराबरी का दर्जा पाने के लिए उठी है। तो ये मूलवासियों नहीं होगा, मूलवासियों होगा। मूलवासियों यानी कि जनजाति जो हैं उनका, मूलवासियों की आवाज विश्व बिरादरी में बराबरी का दर्जा पाने के लिए उठी है। बी कह रहा है कि सरकारों से इनकी मांगे हैं कि इन्हें मूलवासी कौम के रूप में अपनी स्वतंत्र पहचान रखने वाला समुदाय माना जाए। ये अलग किसी और समुदाय का पहचान नहीं लेंगे, उसको नहीं ओढ़ के जिएंगे, इनका अपना अलग स्वतंत्र पहचान होनी चाहिए, ऐसी इनकी मांग है। सी कह रहा है भौगोलिक रूप से अलग रहते हुए भी जमीन पर आधारित जीवन प्रणालियों के बारे में इनकी विश्व दृष्टि आश्चर्यजनक रूप से एक जैसी है, यानी कि ये चाहे विश्व में जहां कहीं भी हो, जमीन रूप से अलग मतलब भौगोलिक रूप से अलग अलग ये रहते हैं, बट इनकी क्या है सोच जो है एक ही जैसी है। जमीन और जमीन से जुड़े जो भी बातें हैं उसके लिए जो है ये इनकी सोच एक जैसी है। डी कह रहा है भूमि की हानि का अर्थ आर्थिक संसाधन के एक आधार की हानि है, और यह मूलवासियों के जीवन के लिए एक खतरा है, क्योंकि मूलवासियों का पूरा जीवन यापन जो है इन्हीं जमीन, खेती और जो प्राकृतिक संसाधन है इन्हीं पर निर्भर करता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है कि 1 और 2 सही है, 2, 3 सही है, और क्या कह रहा है 3, 4 सही है। ठीक है, यहाँ पर 4 एवं 3 सही है, और डी कह रहा है कि सभी सही है। ऑप्शन डी ही आपका राइट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ भी सारे कथन सही हैं। क्वेश्चन देखो, सेंटेंस हमने ऐसे बनाए हैं ताकि आपको एक कॉन्सेप्ट का पता चल जाए कि मूलवासियों के बारे में क्या बात विश्व में हो रही है, क्या बातें भारत में हो रही हैं, क्या उनकी मांगे हैं। तो सेंटेंस हमने जितने आपके एनसीईआरटी में दिए हैं वो सारे सेंटेंस यहाँ हमने रखने की कोशिश की है। कोशिश क्या की है, रखी दिए हैं, वो सभी सही करके हमने सारे क्वेश्चन यहाँ दिए हैं। आप इन कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझें। अगला क्या कह रहा है कि जो भारत में पावन वन प्रांतर हैं इनके बारे में बात हो रही, और पावन वन प्रांतों को क्या है, क्या माना जाता है, ये देव स्थान माना जाता है, और इनकी जो है धार्मिक मान्यता है कि इनकी कटाई नहीं की जा सकती है भारत में। तो आगे देखते हैं
ऑप्शन में क्या क्या बता रहा है। इस प्रथा में वनों को कुछ हिस्सों को काटा नहीं जाता है, यहाँ देवता या पुण्य आत्मा का वास माना जाता है, इन्हें देव स्थान भी कहा जाता है। ठीक है, अगला कह रहा है कि पुराने समाज प्राकृतिक संसाधनों के इस्तेमाल इस तरह करते हैं कि पारिस्थितिकी तंत्र है वो उसका जो है संतुलन बना रहे, यानी कि वो अपना यूज भी कर लेते हैं, जीवन यापन भी उससे कर लेते हैं, लेकिन जो पारिस्थितिकी तंत्र है वो बिगड़ने नहीं पाता। जैसे आजकल अंधाधुंध जो है कटाई हो रही वनों की और दूसरी चीजें डेवलप के चक्कर में हो रही हैं, पर्यावरण का सत्यानाश कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। सी कह रहा है कि देव स्थान की व्यवस्था साझी संपदा के संरक्षण की व्यवस्था से मिलती जुलती है, क्योंकि देव स्थान की व्यवस्था भी ऐसी है कि उसका जो है सब मिलजुल करके क्या करें, उसकी संरक्षण करें और इस तरह से यूज करें कि उसका विनाश ना हो, या फिर जो है पारिस्थितिकी तंत्र बिगड़े ना और आर्थिक वृद्धि भी होती रहे। तो यही साझी संपदा के संरक्षण की बात भी यही है, इस तरह से विकास किया जाए कि जो है साझी संपदा यानी कि सब लोग मिलके इस तरह से प्राकृतिक जो रिसोर्स है उनका यूज इस तरह से करें कि उनका जो है विनाश ना हो, उनका खात्मा ना हो, और वो जो है बने रहें और साथ में हमारा आर्थिक विकास भी थोड़ा थोड़ा होता रहे। नेक्स्ट कह रहा है अनुसंधानकर्ता का विश्वास है कि ये देव स्थान की व्यवस्था से जैव विविधता पारिस्थितिकी संरक्षण तथा सांस्कृतिक वैविध्य को कायम रखने में मदद मिल सकती है। और ये कह रहा है कि मनुष्यों की बसाहट यानी कि जो बसने का बस रहे हैं लोग जंगलों की तरफ बढ़ करके, तो मनुष्यों की बसाहट के विस्तार ने धीरे धीरे देव स्थानों पर अपना कब्जा कर लिया है। अब यहाँ पर आपको देखने हैं पावन वन प्रांतर के बारे में, जो भारत में पावन वन प्रांतर है उनसे संबंधित ये सारे सेंटेंस देखने हैं। तो सभी गलत हैं, सभी सही हैं, ए और बी सही है, डी एवं ई सही है। तो यहाँ पर सभी सही हैं, जितने ये हैं पावन वन प्रांतरों से सेंटेंस यहाँ पर रखे गए हैं ये सभी सही हैं। तो ये बात हो गई, यहाँ पर ऑप्शन सभी सही है और भारत में पावन वन प्रांतर के बारे में बातें हो रही और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, ये इनका जो है एक धार्मिक प्रथा है कि इन क्षेत्रों को, इन वनों को काटा नहीं जाएगा, और जो बातें यहाँ पर दी गई ये सारी सही है। इनके बारे में जो है क्या है, जो अनुसंधान वगैरह हो रहे हैं पर्यावरण पर, वो लोग उन लोगों की क्या सोच है। साथ में देखेंगे कि देव स्थानों को अलग अलग जो भारत में अलग अलग क्षेत्र हैं, अलग अलग राज्य हैं, वहाँ अलग अलग नामों से जाना जाता है, और जितने आपके एनसीईआरटी में दिए हैं वो मैं यहाँ पर लिख देती हूँ कौन कौन से हैं। देव स्थान को राजस्थान में राजस्थान में किस नाम से जाना था, वानी, केंकड़ी और ओरान। वानी, केंकड़ी और क्या है, ओरान। ओरान के नाम से जाना जाता है। यदि बात करें कि झारखंड में, तो जहेरा और थान सरना 3 नाम से जाना जाता है झारखंड में। झारखंड, जहेरा, थान, सरना। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं महाराष्ट्र में किससे जाना जाता है, तो महाराष्ट्र में देव रहतिस। महाराष्ट्र देव रहतिस। ठीक है, अब देख लेते हैं जो मेघालय में लिंगदो, मेघालय लिंगदो इसी नाम से जाना जाता है। केरल में क्या काओ बोला जाता है, केरल में काओ। ठीक है, और सबसे इम्पोर्टेंट जो है उत्तराखंड में थान या देवभूमि बोला जाता है। उत्तराखंड थान, थान या फिर देवभूमि, देवभूमि बोला जाता है। देखो थान 2 जगह है, एक तो झारखंड में बोला जाता है और एक उत्तराखंड में भी थान बोला जाता है। तो ये सारे नाम जो है 2-4 बार आप इनको रिवाइज कर लेंगे तो सभी आपको याद हो जाएगा, यानी कि आपके माइंड में फिक्स हो जाएगा और ऑप्शन देखते ही आपको क्लिक करेगा। और सभी इंपॉर्टेंट है, एनसीईआरटी की जितने भी क्वेश्चन है आपके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है
और आज का सेशन हम यहीं पर वाइंड अप करेंगे। कल मिलते हैं फिर और कुछ प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए आप ये सारी चीज़ें जो रिवीजन करते रहिए, अपनी तैयारी अच्छे से करिए। रिवीजन एंड प्रैक्टिस पर ज़्यादा ध्यान दीजिए और आप अपनी सेहत का भी खास ख्याल रखें, क्योंकि सेहत सही रहेगी तभी सारी चीज़ें अच्छे से होंगी। और इसी के साथ ये क्लास वाइंड अप करेंगे। जितने भी लोग जुड़े हैं सेशन को लाइक करें और शेयर भी कर दें दोस्तों में। सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो भी कर लें, उससे आपको नोटिफिकेशन और मुझे मोटिवेशन मिलता रहेगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।